10,000 मीटर की ऊंचाई पर दो विमान एक ही स्थान पर आपस में टकरा गए। विमान और जमीन की टावर इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जब तक दोनों विमान पास नहीं आ गए। इस वीडियो का ये अंत है। फिर मिलते हैं। टकराने के क्षण में एक विमान को बीच में से काट दिया गया। केबिन में विस्फोट हुआ, यात्रियों की मृत्यु हो गई। रात के आसमान में विमान के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। आगे के कप्तान अभी भी विमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। आखिर क्या कारण है कि ये दोनों विमान जो एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए थे, हवा में टकरा गए? ये नेविगेशन सिस्टम की खराबी है? क्या यह मानव त्रुटि थी? हॉक आपको एक झलक दिखाएगा। 1 जुलाई 2002 को बश्किरियन एयरलाइंस की उड़ान 1987 रूस के मॉस्को से बार्सिलोना जा रही थी, जिसमें 60 यात्री और 9 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 45 बच्चे हैं। वे इस बार स्पेन में अध्ययन यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस उड़ान का विमान मॉडल टुपोलिव 154 था और इसके कैप्टन अलेक्जेंडर थे। वह एक अनुभवी पायलट 30 से अधिक वर्षों के उड़ान अनुभव के साथ रात 11 बजे उड़ान 1987 मॉस्को से समय पर रवाना हुई। इसी समय कुछ 100 किलोमीटर दूर इटली के बेरगामो में DHL का एक बोइंग 757 मालवाहक विमान भी रनवे पर टैक्सी कर रहा था। इसका गंतव्य बेल्जियम का ब्रसेल्स था। मार्ग से देखने पर दोनों विमानों के मार्ग में कुछ स्थानों पर परस्पर संपर्क था, लेकिन जब तक वे अलग अलग ऊंचाई पर थे कोई समस्या नहीं थी। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि यह उनकी आखिरी उड़ान बन जाएगी। जल्दी ही दोनों विमान स्विस हवाई क्षेत्र में पहुंच गए और उनके प्रबंधन का काम पिछले हवाई क्षेत्र के नियंत्रण केंद्र से स्विस ज्यूरिख नियंत्रण में स्थानांतरित हो गया। और इस पर होगन ने, क्योंकि इस समय ज्यूरिख हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र का रडार नियमित रखरखाव से गुजर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान रडार स्कैनिंग की गति धीमी हो जाएगी और विभिन्न विमानों के बीच बहुत करीब की दूरी की ग्राउंड चेतावनी अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की दृष्टि कम हो जाती है और उसके कान बंद हो जाते हैं, जिससे उसके क्षेत्र में उड़ानों के बारे में उसकी जागरूकता काफी कम हो जाती है। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए ज्यूरिख एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 2 नियंत्रकों में से एक भाग गया। इसका मतलब है कि एक अन्य एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नीलसन को एक साथ 2 रडार स्क्रीन की निगरानी करनी होगी। स्विस हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद DHL विमान के कप्तान ने ईंधन बचाने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का अनुरोध किया। 611 में फ्लाइट लेवल 260 पर चढ़ रहा हूँ, सीधे AC की ओर। नीलसन ने उनके अनुरोध को स्वीकृति दी। कृपया चैनलों की सदस्यता लें, लाइक, शेयर और समर्थन करें। धन्यवाद। गिलमैन 611 फ्लाइट लेवल 360 पर 3 ऊंचाई बढ़ाने के बाद DHL विमान 36,000 फीट 10,800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इस समय इसकी ऊंचाई बास्किरियन एयरलाइंस की उड़ान 29 से कुछ किलोमीटर दूर एक जैसी थी। दुर्भाग्य से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नीलसन पहली बार में इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि वह दूसरे रडार स्क्रीन पर काम कर रहे थे। रडार की मरम्मत के कारण जो ग्राउंड चेतावनी प्रणाली अलर्ट साउंड देना चाहिए था वह बंद थी और नीलसन को कोई चेतावनी नहीं दी गई। इस समय 2 विमान 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दूरी की गणना के अनुसार वे 2 मिनट में टकरा जाएंगे। सौभाग्य से 1937 नंबर की उड़ान के विमान रोधी प्रणाली ने DHL रॉकेट का पता लगाया, लेकिन कैप्टन अलेक्जेंडर ने दूसरे विमान की उड़ान ऊंचाई की पुष्टि नहीं कर सका और पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने का फैसला किया। इस समय नीलसन एक और लेट यात्री विमान को लैंड कराने में व्यस्त था और उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में DHL मालवाहक विमान के टक्कर रोधी सिस्टम ने भी 1987 कक्षा की पहचान कर ली। रक्षा करो। सिस्टम ने तुरंत ऊंचाई कम करने का अनुरोध किया। DHL विमान के कैप्टन ने निर्देशों का पालन कर तुरंत नीचे उतरने का निर्णय लिया। अगर चीजें इसी तरह से आगे बढ़ती रहीं, एक विमान सीधे उड़ान में रहता और दूसरा ऊंचाई कम करता, फिर टक्कर से बचा जा सकता है। नाटक के रूप में नीलसन ने 1987 उड़ान और DHL कार्गो विमान को काम के बाद अचानक देखा। वे एक ही ऊंचाई पर थे और दोनों जेट्स के स्थान बहुत करीब थे। हल्के प्रहार के बाद इसने तुरंत 1923 नंबर की फ्लाइट को ऊंचाई कम करने का निर्देश दिया। ब्रावो टैंगो चार्ली 2937 फ्लाइट लेवल 350 पर उतरे। मैं फाइल कर सकता हूं। असहमति। कैप्टन अलेक्जेंडर ने ऑटो पायलट को निष्क्रिय कर दिया और विमान को नीचे लाने का नियंत्रण संभाला। सिस्टम ने चढ़ाई का संकेत दिया, लेकिन ATC ने नीचे जाने का निर्देश दिया, जिससे 1937 नंबर की उड़ान के चालक दल उलझन में पड़ गए। चढ़ो, वह हमें नीचे ले जा रहा है। समग्र विचार के बाद कप्तान अलेक्जेंडर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया और इसका मतलब था कि दोनों विमानों का टकराव अब अपरिहार्य था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और समर्थन करें।
DHL विमान की पूंछ ने 1947 नंबर की उड़ान को टक्कर मार दी, जिससे विस्फोट हुआ और समूचा रात का आसमान चमक उठा। इस समय की निराशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जमीन पर टावर में बैठे नीलसन को अभी तक पता नहीं था कि दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे। जब उसने फोन काटा और स्क्रीन पर विमान का प्रतीक चमकते हुए देखा तो वह सन्न रह गया। Bravo Tango Charlie 2937. दोनों विमान अंततः जर्मन सीमा के छोटे से शहर ओबरलिन रेल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, क्योंकि यह उच्च ऊंचाई पर हुआ था। मलबा 350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। कुछ टुकड़े बच्चों के स्कूल के पास गिरे और कुछ बड़े मलबे रिहायशी इलाकों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थे। सौभाग्य से छोटे शहर की रात में बहुत कम लोग बाहर होते हैं, इसलिए कोई मलबा गिरने की घटना नहीं हुई। लेकिन दोनों विमानों में सवार कुल 77 लोग, जिसमें स्पेन में अध्ययन यात्रा पर जाने की योजना बनाने वाले 45 बच्चे शामिल थे, सभी की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद टक्कर के कारण पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि दोनों विमानों में टकराव प्रणाली और जमीन पर टावर निर्देश थे। वे दोनों कैसे टकरा गए? सतह पर देखने से ऐसा लगता है कि इसके दो कारण हैं। पहला, नीलसन ने दो विमानों की ऊंचाई समान होने का समय पर पता नहीं लगाया, और दूसरा, उनकी ऊंचाई अलग अलग थी। फ्लाइट 2937 के कप्तान ने टकराव चेतावनी का पालन करने के बजाय ATC निर्देश का पालन किया, लेकिन कुछ कप्तान, सच कहूं तो उन दिनों पायलटों के लिए टकराव प्रणाली और हवाई यातायात नियंत्रण के आदेशों में से किसका पालन करना है, इस पर सख्त नियम नहीं थे। इसलिए टक्कर का कारण 2937 फ्लाइट के कैप्टन पर डालना उचित नहीं है। फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नीलसन के बारे में बात करते हैं। वह समय पर संकट को पहचान नहीं सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि एक व्यक्ति ने दो लोगों का काम किया। बात की जांच से पता चला है कि ज्यूरिख एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में इस तरह दो लोगों की ड्यूटी पर एक व्यक्ति की अनियमितता पहले से ही असंभव थी, और लंबे समय से संबंधित प्राधिकरण इसे अनदेखा कर रहे थे। जरा सोचिए, अगर उस समय दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद होते तो भले ही रडार का रखरखाव हो रहा होता, वे इतना व्यस्त नहीं होते कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा ऊंचाई की दोहरी परतों की अनदेखी की जाती। इसलिए तोको ने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र का कुप्रबंधन दुर्घटना का मुख्य कारण था। बेचारे नीलसन को 2 साल बाद एक नीलसन परिवार के सदस्य ने घर के बाहर 20 से अधिक बार चाकू मारा और वहीं मृत्यु हो गई। तो यह 2002 ओबरलिंगन दुर्घटना पर इस मुद्दे की पूरी सामग्री है। इस टकराव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया टिप्पणी क्षेत्र में अपनी राय साझा करें।